आज का वीडियो लिटरली सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड है, वो है एक म्यूचुअल फंड की एनालिसिस प्रॉपरली कैसे करनी है, कौन सी सारी चीजें चेक करनी होती है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ बैठूंगा, एक इंडियन म्यूचुअल फंड की डेटा पुल करूंगा और स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आपको समझाऊंगा कि सारी डेटा क्या कहती है, इसमें जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती है उनका क्या मतलब होता है और आपने इन सारी डेटा को कैसे इंटरप्रेट करना है ताकि आप अपने डिसीजंस खुद ले सको। मेरे हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो का भी एक ही मकसद होगा, वो है आपको एजुकेट करना और आपको हेल्प करना एक और बेहतर इन्वेस्टर बनने। तो आज के हमारे वीडियो में हमारा कैंडिडेट होने वाला है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। अगेन दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय निपॉन, आई विश इट वॉज, एंड इफ इट वॉज मैं आपको बताता। और ये सारी डेटा हम देखेंगे morningstar.in नाम की एक वेबसाइट पे। मॉर्निंग स्टार एक ग्लोबल डेटा प्रोवाइडर है, उनकी एक इंडियन वेबसाइट भी एग्जिस्ट करती है जहां पर वो आपको इंडियन स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के बारे में डेटा देते हैं। अब यही दो चीजें मैं क्यों यूज कर रहा हूं। सबसे पहला निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड इसलिए क्योंकि वो एक मिड कैप फंड है जो बहुत ही ज्यादा पुराना और पॉपुलर है। अब मिड कैप फंड इसलिए क्योंकि मुझे स्टाइल एनालिसिस के ऊपर भी कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको समझाने हैं, धीरे धीरे उस पर आएंगे। मेन पॉइंट यह है कि ये फंड इतना पुराना है कि बहुत ज्यादा डेटा इसके अराउंड अवेलेबल है और आपको मैं डिटेल में बता सकता हूं कि क्या क्या चीजें देखनी होती है। दूसरी चीज, मॉर्निंग स्टार ये वेबसाइट ऐसा क्यों, दूसरी साइट नहीं मिली। मॉर्निंग स्टार ने तुम्हें कितने पैसे दिए? नहीं दिए थे, काश दिए होते। सिर्फ एक रीजन है, मैं खुद वो साइट यूज करता हूं और उस साइट का अप्रोच मुझे ईजी लगता है तो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ओके, तो फटाफट शुरू करते हैं। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये चीजें आप आपके स्क्रीन पे देखोगे। यहां पर डायरेक्ट प्लान और ग्रोथ का कुछ मीनिंग है जो आपने देखना चाहिए। टिपिकली फंड्स को दो टाइप के प्लान्स में ऑफर किया जाता है और दो अलग री इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज में। डायरेक्ट प्लान वो होता है जहां पे आप सिंपली अपने ब्रोकर के ऐप के थ्रू इन्वेस्ट करते हो, यहां पर कोई मिडिल मैन या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता, इसलिए यहां पर फीस भी कम होती है। और रेगुलर प्लान वो होता है जहां पर आप शायद आपके फैमिली के एडवाइजर के थ्रू या किसी लोकल डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्ट करते हो, वो आपको थोड़ी बहुत एडवाइस भी देता है लेकिन वहां पर फीस डबल होती है। ऑब्वियसली सिर्फ फीस के बेसिस पे डिसीजन नहीं लेना। अगर आप चाहते हो कि आपको थोड़ा कस्टमाइज सोल्यूशन मिले, थोड़ी एडवाइस मिले, तो रेगुलर प्लान के रूट से जाना भी सेंसिबल होता है। अब रेगुलर प्लान के भी थोड़े प्रॉब्लम्स होते हैं पर आज के वीडियो में वो डिस्कस नहीं करेंगे, उसके लिए सेपरेटली वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट आते हैं ग्रोथ इस टर्म पे। दो टाइप के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं म्यूचुअल फंड में, IDCW और ग्रोथ। IDCW मतलब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल। इसका यह मतलब होता है कि जैसे जैसे सारी कंपनीज आपको डिविडेंड पे करती है, वो म्यूचुअल फंड ये डिविडेंड लेके आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ऑन दी अदर हैंड ग्रोथ के केस में जो सारे डिविडेंड्स मिलते हैं वो ये वापस उसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे आपके लिए और भी ज्यादा शेयर्स खरीदने। आइडिया बहुत सिंपल है, वो सारे लोग जिनका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन बहुत लंबा है, वो और लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, उनके लिए ग्रोथ ऑप्शन सही है। ऑन दी अदर हैंड जिनको स्टॉक मार्केट से थोड़ा बहुत इनकम चाहिए, वो IDCW के रूट से जाते हैं। अब अगर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको एक रो दिखेगा, उसमें आपने कुछ की इंफॉर्मेशन चेक करनी है। सबसे पहला ऑब्वियस ये है एक्सपेंस रेशियो, यानी कि आपकी जो फंड है वो आपसे कितना फी चार्ज करती है हर साल। इस केस में वो है 1.02%। अब इसका ये मतलब नहीं होता कि आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए तो उसमें से 1.02 रुपीज काट लिए और बाकी के पैसे इन्वेस्ट हो गए। इस 1.02 को डिवाइड किया जाता है बाय द नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज, यानी वो सारे दिन जहां स्टॉक मार्केट एक्टिव होता है, और जो नंबर मिलता है उसको डेली आपके टोटल इन्वेस्टमेंट से कट किया जाता है। दूसरी चीज जो आपको चेक करनी है इसी रो में, वो है लोड, यानी आप अपनी इन्वेस्टमेंट को अगर जल्दी एग्जिट करते हो, इस केस में 30 दिन के अंदर, तो आपको पूरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू का 1% एज अ पेनाल्टी देना होता है उस म्यूचुअल फंड कंपनी को। नेक्स्ट अप वी हैव कैटेगरी, जो है इंडिया फंड मिड कैप, यानी कि भारत में जो सारी मिड कैप कैटेगरी की म्यूचुअल फंड्स है, ये फंड उस कैटेगरी में आती है। टिपिकली मिड कैप कंपनीज में लार्ज कैप से थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है लेकिन स्मॉल कैप से थोड़ा कम। एंड नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट स्टाइल, जो इस केस में है लार्ज ग्रोथ। अब आते हैं स्टाइल एनालिसिस पे। अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो आपको एक चार्ट दिखेगा। इस चार्ट को फिलहाल के लिए इग्नोर कीजिए, उसके नीचे आ जाइए, आपको एक बॉक्स दिखेगा। यहां पे आपको दिखेगा स्टॉक स्टाइल और आगे लिखा होगा मैप। यहां से आपको स्विच करना है वेट पे। दोनों फिगर्स आपको सेम इंफॉर्मेशन देते हैं, जस्ट दैट वेट में और आसानी मिल जाती है। यहां पे आपको स्टाइल बॉक्स दिखेगा जो आपको नीचे से ऊपर बताता है स्मॉल, मीडियम और लार्ज कैप, और लेफ्ट से राइट पे वो आपको बताता है वैल्यू, ब्लेंड और ग्रोथ। चलिए ये समझते हैं। इस केस में टॉप राइट कॉर्नर पे आपको 34 ये नंबर लिखा दिखेगा। इसका यह मतलब होता है कि 34% इस म्यूचुअल फंड का लार्ज कैप ग्रोथ कैटेगरी में आता है, यानी बहुत बड़ी कंपनीज जो तेजी से अर्निंग्स ग्रो कर पा रही हैं। सिमिलरली 25% लार्ज कैप ब्लेंड में आता है। ब्लेंड का यह मतलब होता है कि कंपनीज जो ग्रोथ कैटेगरी में भी नहीं आती
लेकिन अंडर वैल्यूड कैटेगरी में भी नहीं आती, मतलब वैल्यू स्टॉक्स और ग्रोथ स्टॉक्स का एक मिक्स। लेकिन अब क्या आपने नोटिस किया कि लार्ज कैप वाले रो में ऑलमोस्ट 68% वेटेज है। फंड कह रही है हम एक मिड कैप फंड है, लेकिन फंड के 68% होल्डिंग्स लार्ज कैप में है। इसे कहते हैं स्टाइल मिसमैच। मतलब फंड जो कहती है कि हम ये स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, वो एक्चुअली वो स्ट्रैटेजी शायद नहीं अपना रही। यहीं पर आप अगर स्टॉक स्टाइल में हिस्टोरिकल पे क्लिक करते हैं तो आपको और इनसाइट्स मिलेंगी। फॉर एग्जांपल 2019 तक फंड की स्टाइल मेनली मिड कैप ग्रोथ थी, विच इज एग्जैक्टली व्हाट इन्होंने कहा था हमारी स्ट्रैटेजी है। लेकिन अब 2023 में ये धीरे धीरे लार्ज कैप ग्रोथ बन गई है। अब ये नेसेसरीली एक प्रॉब्लम तो नहीं होता, लेकिन मान लो एक फंड है जो कंसिस्टेंटली खराब परफॉर्म कर रही है और वहां पे स्टाइल ड्रिफ्ट भी बहुत ज्यादा है। मतलब ये फंड कहती है हम स्मॉल कैप ग्रोथ फंड है, लेकिन जब आप ये स्टाइल एनालिसिस करते हो आपको पता चलता है ये एक्चुअली लार्ज कैप वैल्यू में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पे आप बोल सकते हो यार यहाँ शायद कुछ गलत हो रहा है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। थोड़ी स्टाइल ड्रिफ्ट बुरी नहीं होती। मान लो उस मैनेजर को लगता है कि अब मिड कैप्स ना थोड़े अंडर परफॉर्म करने वाले हैं, तो हम एकदम मिनिमम वेटेज रखते हैं वहां पे। अब मिड कैप फंड का ये मतलब नहीं होता कि 100% पैसा मिड कैप्स में ही होता है। बोलने का ये मतलब है कि स्टाइल एनालिसिस को एज एन इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में रखना और बाकी सारी एनालिसिस करने के बाद टोटलिटी में एनालाइज करना। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे जो है परफॉर्मेंस। जो ऊपर का चार्ट हमने देखा वहां पर वापस स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको तीन चीजें दिखेंगी जो है कैटेगरी की लाइन, इन्वेस्टमेंट की लाइन और इंडेक्स की लाइन। कैटेगरी मतलब इंडिया मिड कैप। इस केस में इन्होंने 10 साल के रिटर्न्स दिखाए। अगर आप 10 साल पहले 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते तो कैटेगरी यानी भारत की मिड कैप बन जाती थी 59,945, लेकिन इन्वेस्टमेंट अंडर परफॉर्म करती जो है 58,799। इसका मतलब ये है कि अगर आप भारत में एक डाइवर्सिफाइड मिड कैप पोर्टफोलियो बनाते तो आपको रफली इतने रिटर्न्स मिलते, लेकिन इस फंड ने इस डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को अंडर परफॉर्म किया। लेकिन ये जो तीसरी लाइन है इंडेक्स, इसका क्या मतलब होता है? मॉर्निंग स्टार अपने केस में उनका प्रोप्राइटरी GR इंडेक्स यूज करते हैं। जैसे हम भारत में निफ्टी 50 या सेंसेक्स का यूज करते हैं, वैसे ही परफॉर्मेंस कंपेयर करने ये लोग ऐसा एक इंडेक्स यूज करते हैं जो भारत के 97% स्टॉक्स का एक रिटर्न दिखाता है। सरल भाषा में इसका क्या मतलब होता है? टोटल स्टॉक मार्केट। मतलब अगर आपने इस मिड कैप कैटेगरी को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और भारत के 97% शेयर्स में पूरे पैसे इन्वेस्ट कर दिए एकदम डाइवर्सिफाई होके, तो आपको 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करने पे 10 साल में 39,958 का रिटर्न मिलता। बेसिकली ये चार्ट आपको सिर्फ एक कंपैरिजन देता है कि आपकी जो म्यूचुअल फंड थी वो उसके कैटेगरी से कैसे कंपेयर होती है और पूरे स्टॉक मार्केट से कैसे कंपेयर होती है। अब अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको सस्टेनेबिलिटी रेटिंग और ESG मैट्रिक्स दिखेंगे। देखिए ESG मेरा ऐसा ओपिनियन है कि इतना इफेक्टिव नहीं होता। ESG कभी काम करता है कभी नहीं करता, इसलिए हम इसको एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ आपको ESG फैक्टर्स देखकर एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। फिर हम नीचे आ जाते हैं टू पीपल। ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, जहां पे आप इस म्यूचुअल फंड के लिए देखोगे कि एक फंड मैनेजर का लॉन्गेस्ट टेन्योर था 4.6 इयर्स, लेकिन एवरेज टेन्योर था सिर्फ 1.7 इयर्स। ये फंड 2013 से लेके अब तक एग्जिस्टेंस में है, लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ 1.7 इयर्स का मैनेजर टेन्योर सही लग रहा है आपको? अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेगा इस फंड के लिए सुनील सिंघानिया नाम के एक फंड मैनेजर थे जो 2013 से ऑलमोस्ट 2018 तक मैनेजर रह चुके। लेकिन इनके अलावा जो भी मैनेजर्स आए, इनकी जो टेन्योर थी वो बहुत शॉर्ट टर्म थी। अब ये शॉर्ट टर्म टेन्योर अच्छा इसलिए नहीं होता क्योंकि आप एक मैनेजर को इनफ टाइम ही नहीं दे रहे अपनी स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने। और आप ही मुझे बताइए 1.5 से 2 साल की परफॉर्मेंस अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होता है या नहीं? आप कैसे इतने छोटे से टाइम पीरियड में जज कर सकते हैं कि इस मैनेजर ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई या नहीं? तो ऑलवेज रिमेंबर, जितना लंबा एवरेज मैनेजर टेन्योर होता है उतना ही अच्छा होता है। अगर एक फंड का मैनेजर रिसेंटली चेंज हुआ है तो शायद उस फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप थोड़े और दिन रुक सकते हो उसकी परफॉर्मेंस देखने। यहीं पर अगर आप नीचे आ जाते हैं रिस्क वर्सेस कैटेगरी और रिटर्न वर्सेस कैटेगरी वाले सेक्शन में, तो आपको थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलेगी। मॉर्निंग स्टार कहता है कि रिस्क वर्सेस कैटेगरी में हम ये मेजर करते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट थी उसके मंथली रिटर्न्स में कितनी वेरिएशन आती है जब हम इसको सिमिलर इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करते हैं। ये नंबर जितना कम होता है उतना अच्छा। उसका ये मतलब है कि आपका मैनेजर जो है वो एक्टिवली अच्छे रिस्क मैनेजमेंट डिसीजंस ले रहा है। इस केस में वो नंबर एवरेज है, विच इज नॉट बैड। यानी जो सारे सिमिलर इन्वेस्टमेंट्स है, ये वाली फंड भी उसी के सिमिलर रिस्क प्रोफाइल ऑफर करती है। रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात की तो यहां पर ये लोग देखते हैं कि इस म्यूचुअल फंड का एक्सेस रिटर्न कितना था कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड्स इन द सेम कैटेगरी। एक्सेस रिटर्न मतलब एक फुल
फुली रिस्क फ्री अगर रिटर्न हमको कमाना होगा आज, तो हम कितना कमा सकते हैं इसके ऊपर। इस फंड के केस में ये नंबर अबव एवरेज आता है, विच इज अ गुड थिंग। अब अगर आप इस फंड में नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको होल्डिंग्स नाम का एक सेक्शन दिखेगा। मेरे हिसाब से आपने ये देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये आपको बताता है फंड में कौन से होल्डिंग्स है, और मैनेजर को वही तो करने के लिए रखा है। इस म्यूचुअल फंड ने किस शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, आई डोंट थिंक दैट ये देखना आपका काम है। एनीवे, सिर्फ एक सिचुएशन है यहाँ पे ये देखना सेंस करता है, जब आपके कुछ स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस है। जैसे मान लो आप बोलते हो मुझे ना इस एबीसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो इस केस में आप जाके होल्डिंग्स देख सकते हो। अगर वो इन्वेस्टमेंट है तो ऑटोमेटिकली आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करोगे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और फाइनल पार्ट ऑफ एनालिसिस पर, जो है रिस्क एंड रेटिंग। आप जैसे ही इस टैब पे क्लिक करोगे आपको एक बड़ा डैशबोर्ड दिख जाएगा। सबसे पहला नंबर जो आपको दिखेगा वो है अल्फा। इस केस में इन्वेस्टमेंट के लिए अल्फा 4.39 है और कैटेगरी के लिए 1.68, विच इज अ गुड थिंग। चलिए सरल भाषा में समझिए अल्फा क्या होता है, लेकिन ये समझने पहले आपको समझना होगा बीटा क्या होता है। ये बीटा वो सिग्मा वाला बीटा नहीं है। बीटा का मतलब होता है जहां पर आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो वो पूरे स्टॉक मार्केट से कितना ज्यादा या कम वॉलेटाइल है। मतलब मान लो बीटा 1.5 है तो उसका ये मतलब होता है कि जब स्टॉक मार्केट 1 से मूव करता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट 1.5 से मूव करती है, मतलब ज्यादा रिस्की, ज्यादा वॉलेटाइल। तो अब यही एग्जांपल कंसीडर करते हैं अल्फा समझने के लिए। 1.5 का बीटा कहता है जब मार्केट 1% से ऊपर जाता है मेरी इन्वेस्टमेंट 1.5% से ऊपर जाती है, लेकिन अगर मार्केट 1% से ऊपर जाता है मेरी इन्वेस्टमेंट 2% से ऊपर जाती है। यहां पर आउट परफॉर्मेंस दिखी, मतलब बीटा कह रहा था 1.5% से ऊपर जाएगी, लेकिन मेरी इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में 2% से ऊपर चली गई। तो इस चीज को हम बोलते हैं पॉजिटिव अल्फा। हमेशा याद रखना, अल्फा जितना पॉजिटिव और जितना बड़ा अच्छा होता है। नीचे आते हैं, आपको दिखेगा आर स्क्वायर्ड। ये जितना ज्यादा 1 के करीब होता है उतना अच्छा। आर स्क्वायर्ड आपको सिर्फ ये बताता है कि जो बीटा आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो वो कितना एक्यूरेट है। अगर आर स्क्वायर्ड 0 है उसका ये मतलब है कि बीटा जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे वो बकवास है, उसका कोई मीनिंग नहीं। सिमिलरली अगर आर स्क्वायर्ड 1 है तो उसका ये मतलब होता है जो स्क्रीन पे आप बीटा देख रहे हो वो फुली एक्यूरेट है। और अब शार्प रेशियो को इग्नोर कीजिए, स्टैंडर्ड डिविएशन पर आइए, फिर वहां जाएंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब सिंपली वॉलेटिलिटी, मतलब कितनी रिस्क आप ले रहे हो। जैसे यहां पर जो इंडेक्स है वो 14.09% की वॉलेटिलिटी दिखा रहा है, लेकिन आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 15.07% की, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट मार्केट से ज्यादा वॉलेटाइल है। शार्प रेशियो जो है वो आपको बताता है कि क्या आप इस वॉलेटिलिटी के हिसाब से सही रिटर्न्स कमा रहे हो। मतलब मान लो आपको मिनिमम 15% रिटर्न चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, और आपके पास 2 म्यूचुअल फंड्स है। एक म्यूचुअल फंड कहती है हमसे 16% हो पाएगा और दूसरी म्यूचुअल फंड कहती है हमसे 18% हो पाएगा, लेकिन जो दूसरी म्यूचुअल फंड है ना वो पहली से डबल रिस्क लेती है। इस केस में आपको पता है क्या होगा, पहली म्यूचुअल फंड का शार्प रेशियो ज्यादा होगा। शार्प रेशियो आपको बताता है कि जो आप रिटर्न कमाने रिस्क ले रहे हैं ना वो जस्टिफाइड है या नहीं। अगर मैं लेमैन टर्म्स में बोलूं तो शार्प रेशियो का डेफिनेशन होता है रिटर्न अर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क। मतलब जो एक एक्स्ट्रा यूनिट रिस्क मैं ले रहा हूं पैसे कमाने के लिए, उसके लिए मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है। जितना ज्यादा उतना बेटर। अगर 1 यूनिट रिस्क ले रहे हो 2% कमाने, अच्छी बात है, लेकिन अगर 1 यूनिट रिस्क लेके 4% कमा रहे हो और भी अच्छी बात है। इस केस में शार्प रेशियो कैटेगरी और इंडेक्स से ज्यादा है तो वो अच्छी बात है। और अब हम और नीचे जाके देखते हैं तो हमको दिखेगा अपसाइड एंड डाउनसाइड कैप्चर। अपसाइड कैप्चर मतलब जब मार्केट ऊपर रहता है तब हमारी फंड कितनी ज्यादा ऊपर रहती है। अगर ये नंबर 100 से ज्यादा है तो अच्छी बात है, इस केस में 102 है। सिमिलरली डाउनसाइड कैप्चर मतलब जब मार्केट नीचे होता है तब हमारी फंड कितना ज्यादा नीचे जाती है। ये नंबर 100 से नीचे होना अच्छी बात है। इस केस में वो भी है एट 81, विच मींस जब मार्केट नीचे जाता है हमारी फंड इतनी ज्यादा नीचे नहीं जाती। और लास्ट चीज आपको दिखेगी मैक्सिमम ड्रॉडाउन। इस केस में 9.7% है और कैटेगरी के लिए ये नंबर था 12.09%। मतलब एकदम हाई पॉइंट से नीचे तक आपका कितना बड़ा लॉस हो सकता है बेस्ड ऑन पास्ट डेटा। अब ये नंबर छोटा होना इसलिए अच्छा होता है क्योंकि आपको पता है कि जब लॉस होने का टाइम आता है तब मैनेजर सही डिसीजंस ले रहा है और टोटल कैटेगरी से या टोटल मार्केट से ज्यादा पैसे नहीं खो रहा। इनफैक्ट इस केस में तो मैनेजर ने अच्छा परफॉर्म किया है, उसने कम पैसे खोए कंपेयर टू द होल मार्केट और द होल मिड कैप कैटेगरी। तो चलिए अब इस सारी एनालिसिस के बेसिस पे कुछ चीजें क्लियर करते हैं और डिसाइड करते हैं कि इस फंड में इन्वेस्ट करना सही होगा या नहीं। मैं अब आपको कंप्लीटली मेरे पर्सनल ओपिनियंस बताऊंगा। मैंने जो सारी चीजें चेक की मेरे हिसाब से वो रेलेवेंट फैक्टर्स है जो आपने चेक करने चाहिए। इसके अलावा जो भी फैक्टर्स है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे वो फंड किन इंडिविजुअल
शेयर्स में इन्वेस्ट कर रही है, दैट्स रियली नॉट योर कंसर्न। ऑल इन ऑल हमने ये देखा कि ये जो फंड थी उसने पिछले 10 सालों में अपने कैटेगरी को बीट नहीं किया। हाँ, नेचुरली इस फंड ने भारत के टोटल स्टॉक मार्केट से ज्यादा रिटर्न्स दिए। मतलब अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते या फिर निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते, आप इस फंड से ज्यादा पैसे कमाते। लेकिन आप इस फंड में ज्यादा रिस्क भी लेते क्योंकि ये एक मिड कैप फंड है। उतना ही नहीं, इस फंड में जो एवरेज मैनेजर का टेन्योर था वो भी कम था। उसी के साथ फंड तो एडवर्टाइज करती है कि हम एक मिड कैप फंड है, लेकिन इनके मैक्सिमम होल्डिंग्स लार्ज कैप में थे, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टाइल ड्रिफ्ट भी था। तो मैं इस केस में क्या करता, मैं कंपेयर करता कि और अलग जो मिड कैप फंड्स है वो कैसे परफॉर्म कर रही है, वहां पे मैनेजर टेन्योर कैसा है, क्या वो अपने कैटेगरी से ज्यादा रिटर्न कमा पा रहे हैं। अगर मुझे ऐसी एक फंड मिलती है जहां पे रिस्क रेटिंग कम है लेकिन रिटर्न रेटिंग ज्यादा है, तो और भी बेहतर, वो फंड और कम रिस्क लेके बेहतर रिटर्न प्रोफाइल जनरेट कर रही है। तो हमने देखा यहाँ पे 3-4 रेड फ्लैग्स थे, मैनेजर टेन्योर, फिर अंडर परफॉर्मेंस, फिर सिग्निफिकेंट स्टाइल ड्रिफ्ट। तो मैं यहाँ पे मोस्टली आई वुड नॉट इन्वेस्ट वाले डायरेक्शन में लीन कर रहा हूं, लेकिन मैं और ज्यादा एनालिसिस करता, बाकी कॉम्पिटिटर्स को भी देखता। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, म्यूचुअल फंड को एनालाइज करने भी उतना ही ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पर ये सारी जो एक्टिव फंड्स होती है, यहाँ पे आप फीस पे कर रहे हो। अगर आप सिंपली एक निफ्टी 50 की इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देते हो, वहां पे फीस बिल्कुल नहीं होती और आपको निफ्टी जितना रिटर्न मिलता है। बिल्कुल नहीं होती मतलब कम फीस होती है, पर बहुत नेग्लिजिबल। लेकिन यहाँ पे आप अपने पैसों का 1%, 1.5% ऐसा पे कर रहे हो, तो आपने ये जानना कि उस मैनेजर के डिसीजंस अच्छे हैं या नहीं, ये बहुत जरूरी है। एनीवे, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके सारे डाउट्स को कमेंट सेक्शन में डालिए और मुझे सजेशंस दीजिए कि आप आगे क्या देखना चाहते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, टेक केयर।